Assalamualaikum, this is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry। आज की जो वीडियो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस वीडियो है क्योंकि अभी राउंड 1 एनईडी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है एंड नाउ अब आपका जुलाई के अंदर एनईडी राउंड 2 का एग्ज़ाम आ रहा है जिसके अंदर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे उनके पेपर के अंदर बायोलॉजी आती है इंस्टेड ऑफ मैथ्स। अब बायोलॉजी को क्योंकि एनईडी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और ज़्यादातर आपको इसके ऊपर गाइडेंस वीडियो नहीं मिलेगी कि बायोलॉजी में किस तरीके के क्वेश्चंस अपेयर हो रहे होते हैं, बायोलॉजी में क्या पूछा जा रहा होता है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, न्यू बुक फॉलो करनी है या ओल्ड बुक फॉलो करनी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा वेटेज है, पास्ट पेपर्स क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो अगेन एनईडी गाइडेंस वीडियो है जो अगेन राउंड 2 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, एग्जाम का फॉर्मेट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं एनईडी की बात करूं तो एनईडी के अंदर 25 एमसीक्यूज आते हैं बायोलॉजी से। ठीक है, 25 एमसीक्यूज आते हैं बायोलॉजी के, यानी कि हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज होता है और 25 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से पूछे जा रहे होते हैं। इसके अंदर जूलॉजी बॉटनी की डिस्क्रिप्शन नहीं होती। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि एनईडी कौन सा सिलेबस फॉलो करती है तो भाई एनईडी ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया, बस वो ये कहते हैं कि जो कुछ आपके इंटरमीडिएट के अंदर आपने पढ़ा है बस वही आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा होगा। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लिच है और वो ग्लिच ये है कि इंटरमीडिएट के अंदर आज से 2 साल पहले 3 साल पहले तक पुरानी बुक पढ़ाई जाती थी और ये जो पुरानी बुक थी इसके अंदर चैप्टर्स, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती थी। तो क्या जो सिलेबस है वो न्यू बुक से है या ओल्ड बुक से है? सही है। अब इसके अंदर बच्चे बहुत फंसते हैं और इसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच है जो अभी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि क्या ग्लिच है और किस बुक से आपने प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो सिलेबस की हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि भाई एनईडी के अंदर अभी राउंड 2 आ रहा है, तो अगर किसी स्टूडेंट का राउंड 1 अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, लेट सपोज उसके 15 नंबर आ गए या उसके 10 नंबर आ गए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एनईडी का जो एग्ज़ाम होता है ना वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि लेट सपोज 1000 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक के अंदर डाल दिए गए। ठीक है, 1000 क्वेश्चन बैंक के अंदर डाल दिए गए। अब जो स्टूडेंट आएगा उसको इस 1000 में से 25 क्वेश्चंस जो होंगे, तो अगर 10, 15, 20, 40 स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चंस गैदर कर लें या बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन गैदर कर लें तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तकरीबन सारे क्वेश्चंस पता लग जाते हैं। एंड आई हैव ऑल द क्वेश्चन बैंक जो अभी राउंड 1 के अंदर आया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी मैं अभी गाइड करूंगा। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल है 1000 क्वेश्चंस की। हो सकता है एनईडी ने इससे ज़्यादा क्वेश्चंस डाले हों, बट स्टिल राउंड 1 के जितने क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास मौजूद है। वो अभी आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि क्या होगा उसका और किस तरीके से हम उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, सिलेबस क्या है। राउंड 1 में अगर मार्क्स अच्छे नहीं भी आए तो आप राउंड 2 के अंदर अपने इन मार्क्स को 20 से 25 तक बढ़ा सकते हो, यानी कि 100% मार्क्स भी ले सकते हो। ठीक है, 20 मार्क्स तक भी आराम से जा सकते हो, बट उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपने एक बात क्लियर रखनी है कि भाई एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, सिलेबस क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये सारी बातें हमारी ऑलरेडी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई अब टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे होते हैं। तो देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं यहां पे, इस सवाल का जवाब मैं आपको यही दे देता हूं कि राउंड 1 के क्वेश्चन से एक बात का अंदाजा बहुत क्लियर हो गया है कि जो एनईडी है उसने अपने क्वेश्चन बैंक को अपडेट नहीं किया, उसने अपने क्वेश्चन बैंक को अपडेट नहीं किया। और ये जो क्वेश्चन बैंक है ये वही वो पुराना चला रहे हैं जो कि ओल्ड टेक्स्ट बुक से बना हुआ था। तो इसका मतलब है कि अगर आपको एनईडी की प्रिपरेशन करनी है तो आपने ओल्ड टेक्स्ट बुक को अपने जहन के अंदर रखना है, क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम ओल्ड टेक्स्ट बुक। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपसे जो फैमिली पूछी जा रही है, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज पूछी जा रही हैं या आपसे डिफरेंट प्लांट्स के साइंटिफिक नेम पूछे जा रहे हैं, वो आपको नई बुक के अंदर बायोलॉजी की नहीं मिलेगी। तो एक बात क्लियर रखना है कि भाई एनईडी के एग्जाम के अंदर
ओल्ड बुक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ओल्ड बुक और न्यू बुक के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है बायोलॉजी के अंदर, और बहुत मेजर फर्क भी है कहीं कहीं जगहों पर, उन सबको भी डिस्कस करना है। बट एक बात क्लियर हो गई कि राउंड 1 के अंदर क्वेश्चन बैंक ओल्ड बुक से बन रहा है, सही है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, या कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। तो ये पुरानी बुक का आपको क्लास 11, दिस इज द क्लास 11, ठीक है, ये क्लास 11 का इंडेक्स आपको नजर आ रहा है, और ये आपको क्लास 12 का इंडेक्स नजर आ रहा है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या अगर नई बुक से तैयारी करें तो ओल्ड बुक से तैयारी हो जाएगी खुद ब खुद। देखो, क्लास 11 के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पुरानी बुक में थे और नई बुक में नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जो बायोलॉजी वाला चैप्टर है इसके अंदर तो बेसिक्स है, तो अगर आपकी बायोलॉजी की बेसिक्स क्लियर है तो ये चैप्टर पढ़ने की नॉर्मली जरूरत भी नहीं आती, ठीक है। अब आते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नई बुक के अंदर और पुरानी बुक के अंदर तकरीबन सेम है, तो इसके अंदर तो कोई ऐसा मसला नहीं है। नई बुक के अंदर एंजाइम्स के अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, पुरानी बुक में कम थी, तो अगर आप इसको नई बुक से कवर कर लेते हो तो पुरानी बुक से कवर हो जाएगा। सेल भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, सेल के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से वैरायटी ऑफ लाइफ में जिसमें आप जो है वो बेसिकली वायरसेस पढ़ते हो, वायरसेस के अंदर नई बुक के अंदर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, पुरानी बुक में कम है, तो अगर आप नई बुक से प्रिपेयर कर रहे हो मोर देन एनफ, ठीक है। इसी तरीके से प्रोकैरियोट नई बुक में आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, पुरानी बुक में इसमें डिस्क्रिप्शन कम है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ प्रोटिस्टा और फंजाई की, तो नई बुक के अंदर प्रोटिस्टा और फंजाई या प्रोटोक्टिस्टा और फंजाई एक ही चैप्टर है। यहाँ पे इन्होंने दो अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ी ज़्यादा है, बट एनईडी के अंदर इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे। इससे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो उल्वा के बारे में पूछा जा रहा है, या इस तरीके के बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके अंदर से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे होते, ठीक है। अब अगर मैं प्लांटी की बात करूं, प्लांटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एनईडी एग्जाम के अंदर, किंगडम प्लांटी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब वो कौन से क्वेश्चंस हैं, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे जो है वो प्लांट की फैमिली पूछी जा रही है कि भाई इस प्लांट की कौन सी फैमिली है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई साइंटिफिक नेम क्या होता है रेडिश का, ठीक है। इसी तरीके से राइस प्लांट का साइंटिफिक नेम, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो प्लांटी से किए जा रहे हैं। तो याद रखना, किंगडम प्लांटी को कोशिश करो कि आप जो फैमिली वाला पार्ट है, जो आपको बहुत सारी प्लांट फैमिलीज मिलेंगी, वो प्लांट फैमिलीज आप यहाँ से कवर कर लो, पुरानी बुक से कवर कर लो, ठीक है। अगर पुरानी बुक आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो, कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ फैमिलीज के अलावा और क्या क्या पूछा जा रहा है, तो फैमिलीज के अलावा वही साइंटिफिक नेम हो गई, ये बेसिक सी बातें जो आपको आनी चाहिए वो पूछी जा रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ जो यहाँ पे रह गई वो ये कि प्रोटिस्टा और फंजाई के अंदर थोड़ा सा आपने यहाँ पे इसको ज़रूर रीड करना है ताकि आपकी जो है वो बेसिक स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अगर मैं किंगडम प्लांटी एनिमेलिया की बात करूँ, एनिमेलिया के अंदर अब जाहिर सी बात है एनिमेलिया को जब आप नई बुक के अंदर देखोगे तो ये काफ़ी कम लिखा हुआ है, पुरानी बुक में ये बहुत डिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर था। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे जो यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जैसे क्लासेस की बात करता हूँ, तो क्लासेस आपको नई बुक के अंदर नहीं मिलेंगी, जस्ट फाइलम है, वहाँ पे क्लासेस के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है, यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि प्लांटी और एनिमेलिया को तो यहाँ से लाजमी पढ़ लेना है, खास तौर पे वो सेंटेंसेस जो बोल्ड लेटर से लिखे हुए हैं या वो अल्फाज जो बोल्ड लेटर से लिखे हुए हैं, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। बायोएनर्जेटिक्स अगर आप नई बुक से भी कवर कर लेते हो कोई मसला नहीं है। न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट, ये अगर आप नई बुक से कर लो तो ज्यादा बेहतर है, आपकी पुरानी बुक खुद ब खुद कवर हो जाएगी। हाँ, इसके अंदर जो डिफरेंट एनिमल्स वाला पार्ट है वहां पे आपको ये याद रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में ब्लड वाला जो पार्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, तो ब्लड वाला पार्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ब्लड वाला पार्ट आप यहां से कवर अप कर सकते हो। तो ये हो गया क्लास 11 की बात। अब क्लास 12 के अंदर बात करूं तो होम्योस्टैसिस अगर आप नई बुक से भी पढ़ लेते हो तो पुरानी बुक से खुद ब खुद हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट भी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल अगर आप नई बुक से पढ़ लो मोर देन एनफ, पुरानी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिप्रोडक्शन के अंदर जो बॉटनी वाला पार्ट है ना, उसको यहां से कवर जरूर करना,
क्योंकि उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इन्फ्लोरेसेंस की बात आ जाएगी, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये ऐसे याद किया जा सकता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, अब तक मैंने इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे, बट एक दो क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको बेसिक्स भी क्लियर है ना किंगडम एनिमेलिया की, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम एंड डीएनए नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सेल साइकिल भी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अगर मैं वेरिएशन इन जेनेटिक्स की बात करूँ, तो अगर आप नई बुक से पढ़ लो तो पुरानी बुक खुद ब खुद कवर हो जाएगी। एवोल्यूशन भी अगर आप नई बुक से पढ़ लो, पुरानी बुक खुद ब खुद कवर हो जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इकोसिस्टम्स की बात करूं, तो इकोसिस्टम में वो लेटर्स जो बोल्ड हुए हैं उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से सम मेजर इकोसिस्टम इतने ज़्यादा एमसीक्यूज मैंने नहीं देखे। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के अंदर भी अगेन वही इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, जस्ट बोल्ड लेटर्स भी अगर आप पढ़ लो तो इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। बाकी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटेज ज़्यादा है, तो अगर मैं वेटेज के हिसाब से बात करूं तो जो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है उसके अंदर आपका सबसे पहले आ जाते हैं किंगडम प्लांटी। आई डोंट नो व्हाई, बट एनईटी ने इसको बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाया हुआ, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से किंगडम प्रोटोक्टेस्टा, पंजा, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनको अच्छे से कवर करना है। बाकी उसके अलावा यहां पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके पास रिप्रोडक्शन से आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस काफी सारे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे सेल से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेल से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे अगर मैं बात करूं तो टीथ वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, ठीक है। न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आपको वैसे भी अच्छे से पढ़नी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन आ जाएगा, गैसेस एक्सचेंज आ जाएगा, इम्यूनिटी आ जाएगा। ये जो बेसिक से चैप्टर्स है ना, ये आपको यहाँ पे क्लियर रखने, ठीक है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द फाइटो हार्मोन वाला टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इसी तरीके से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने लाजमी कवर अप करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं यहाँ मार्क करूँ तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम, सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैरायटी ऑफ लाइफ एंड प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, ये जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट तो ऑलरेडी आपने अच्छे से कवर करना है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की थोड़ी बॉटनी आपको अच्छे से कवर अप होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो बेसिक सा प्रोकैरियोट है ये भी आपको कवर होना चाहिए, सही है। होम्योस्टैसिस से इतने क्वेश्चंस नहीं देखे हमने। इसी तरीके से वेरिएशन इन जेनेटिक्स आपको थोड़ी बहुत कवर होनी चाहिए। एवोल्यूशन से एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन के बारे में यहाँ पे बेसिक से डिस्क्रिप्शन होती है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जिनकी बहुत ज़्यादा वेटेज है आपके एग्ज़ाम के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और है, वो होती है जो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा रहा है, मैंने नोट किया है कि भाई द स्टडी ऑफ डैश इज कॉल्ड डैश, ठीक है। जैसे स्टडी ऑफ एजिंग, ये पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। तो ये जो स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पुरानी बुक के अंदर आपको बस बोल्ड लेटर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया, जो बोल्ड लेटर्स होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर व्हाट अबाउट पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? तो देखो, पहली बात मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने अपने चैनल के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है जिसके अंदर मैंने एनईडी के पास्ट पेपर्स डिस्कस किए हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने ये बताया कि एक तो इस प्लेलिस्ट से काफ़ी क्वेश्चंस अपेयर हुए हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैराथन, इस मैराथन को आपने
कभी भी नहीं भूलना, एग्जाम के अंदर इस मैराथन में कुछ बच्चों के 90% तक क्वेश्चंस आए हैं, तो इसका मतलब है मैराथन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी जो अभी मैंने राउंड 1 के लिए बनाई थी। सर राउंड 1 के आगे के क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे? तो अभी कुछ दिनों के अंदर मैं एक और मैराथन अपलोड कर रहा हूँ, जिस मैराथन के अंदर वो तमाम क्वेश्चंस जो अभी राउंड 1 के अंदर आए हैं वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं, तो वो आपको मैराथन की फॉर्म में मिल जाएंगे। और ना सिर्फ इसके अंदर ये होगा बल्कि उसके अलावा मैं इसके अंदर वो तमाम क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस 100% हैं, वो तमाम क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस मैराथन को लाजमी देखना, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैराथन आए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आपको ये नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए कि भाई अब मैराथन आ गई है, अब आपने जस्ट इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैंने जो टॉपिक्स बताए, जो चीज़ें बताई, वो आपने अच्छे से कवर कर लेनी है। ये आपकी पूरी एक गाइडेंस वीडियो है, जिस गाइडेंस वीडियो के अंदर आप तमाम चीज़ों को कर रहे होगे, और अगर आप इस गाइडेंस के ऊपर अमल कर लेते हो तो आई गारंटी यू पीपल कि आप 20 से लेकर पूरे 25 मार्क्स तक अपने एनईडी के एग्ज़ाम के अंदर ले सकते हो और अपने एनईडी में एडमिशन को सिक्योर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द गाइडेंस वीडियो। आई होप कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द एनईडी राउंड 2 वो क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।